पेरेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पिछली वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात की थी, इस वीडियो में हम उसके रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट नोट्स जो मैंने खुद अपने लिए बनाए थे वो नोट्स और वापस पीवाईक्यू डिस्कशन पूरा इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहले हम समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का एनाबॉलिज्म होगा या वो तैयार होगा या उसका कैटाबॉलिज्म होगा या उसका क्या कह सकते हैं हम कि उसका कट डाउन कैसे होगा, ये कैसे डिपेंड करता है, उसके मेटाबोलाइट्स पे डिपेंड करता है। यानी कि एक सेल में कितने एटीपीज है, कितने एनएडीएच है, कितना ग्लूकोज है ब्लड में, इससे क्या डिपेंड होगा कि ग्लूकोज या तो फॉर्म होगा या तो ब्रेक डाउन होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन, वो किन चीजों को मतलब कौन से एंजाइम से रेगुलेट करते हैं, वो है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। ये तीन एंजाइम्स है जो क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को ज्यादातर रेगुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, लार्जेस्ट नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज है। तो पहला एग्जाम उसमें से हम देखते हैं हेक्सोकाइनेज। तो इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ रेगुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो में देखेंगे जो पूरा का पूरा क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चरल उस पर डिपेंड होगा। तो हम इसमें सिर्फ रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। हेक्सोकाइनेज के कितने एंजाइम आइसोएंजाइम्स है, उनके पास 4 आइसोएंजाइम्स है, जिसमें से हेक्सोकाइनेज 2 क्या है, उसकी हाई एफिनिटी है और लो केएम है। आपको पता है एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, केएम अगर कम है तो हम क्या कहेंगे, एफिनिटी ज्यादा है फॉर ग्लूकोज। लेकिन ये सैचुरेट हो जाता है बहुत ही कम मात्रा में, वो 0.1 मिलीमोलार में। हेक्सोकाइनेज 2 1 और 2 क्या होता है, उसे फीडबैक मिलता है, यानी कि फीडबैक इनिबिशन जो बोलते हैं, क्योंकि हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में करता है। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या कह सकते हैं एक प्रोडक्ट एक क्वांटिटी में बन जाए तो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, इसी हेक्सोकाइनेज को इनिबिट करेगा ताकि ग्लूकोज जितना अंदर आया है उसका पहले कट डाउन हो सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है लेकिन बॉडी को इतनी जरूरत ही नहीं है, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही क्या होगा, ग्लूकोज अंदर लिया जाएगा, उतनी ही ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उतना ही क्या होगा, एटीपी फॉर्म होगा। क्योंकि ज्यादा एटीपी अगर फॉर्म हुआ तो हमारी बॉडी में हीट ज्यादा तैयार होती है, जिसकी वजह से हमारे एंजाइम्स, हमारा प्रोटीन डीनेचर हो सकता है। इसलिए एटीपी भी हमें एक ज्यादा मात्रा में तैयार नहीं करना है। इसी कारण से क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। और जब ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाए तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, इसी एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है ताकि क्या हो, फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज में, मतलब जितना फॉर्म हो रहा है, जितना यूटिलाइज हो रहा है उसमें एक बैलेंस रहे। तो हेक्सोकाइनेज 1 और 2 क्या करते हैं, आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हेक्सोकाइनेज 1 और 2 क्या करते हैं, बैलेंस द फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये पीवाईक्यू है, वहीं से मैंने लाइन उठाई है। आई गेस ये डीबीटी में आया था कि बैलेंस द फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कौन करता है, हेक्सोकाइनेज 1 और 2। तो इनमें से थोड़ा सा डिफरेंस होता है हेक्सोकाइनेज 4, जिसे हम ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं। तो ये हेक्सोकाइनेज कब काम करता है, जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, यानी कि आपने एक ही समय में अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लिया हो। जैसे मैंने आपको कहा कि हेक्सोकाइनेज 1 और 2 बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं, लेकिन हेक्सोकाइनेज 4 बहुत जल्दी सैचुरेट नहीं होता है। जब ग्लूकोज आपने बहुत ज्यादा खा लिया हो तो हेक्सोकाइनेज 4 क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? बाय रिलीजिंग रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, तो आप देखिए जब ग्लूकोज क्या होगा, कम मात्रा में होगा, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज जितना चाहिए, मतलब नॉर्मली जितना चाहिए और उतना ग्लूकोज है, तो वो क्या होगा, बाय ग्लू2 अंदर आएगा सेल के अंदर, जिसका कन्वर्जन होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, जाके इस एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा और ये ग्लू2 से ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा। लेकिन ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, आपने बहुत ज्यादा फल खा लिए हैं, आपने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है, जैसे हम दिवाली में वगैरह खाते हैं, त्योहारों में, फंक्शंस में खाते हैं, आपने बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लिया है। अपनी बॉडी, मतलब जितना आपके बॉडी को उतना, उससे भी ज्यादा ग्लूकोज अगर आपने खा लिया है तो ग्लूकोज क्या करेगा, अंदर जाएगा लीवर सेल्स में ज्यादातर, और एक्टिवेट किसे करेगा, H4 को, जो कि हेक्सोकाइनेज 4 को। तो इस हेक्सोकाइनेज 4 को रोक के किसने रखा है, इस रेगुलेटरी प्रोटीन ने। तो हाई ग्लूकोज इन्हें क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट किससे करेगा, हेक्सोकाइनेज 4 को। ठीक है,
जब ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अभी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, वापस इस रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और इनहिबिट किससे करेगा, हेक्सोकाइनेज 4 को। तो आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, ग्लूकोज जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो एक्टिवेट किससे करता है, हेक्सोकाइनेज 4 को। डीएक्टिवेट किससे करता है, रेगुलेटरी प्रोटीन को। तो इसका ही क्या कह सकते हैं हम कि एंटागोनिस्ट कौन है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, इस रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जो जाके इस हेक्सोकाइनेज 4 को वापस डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज, ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, किस लिए, इस रेगुलेटरी प्रोटीन के लिए। तो जिसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या करेगा, इस रेगुलेटरी प्रोटीन को या तो एक्टिवेट करेगा या तो डीएक्टिवेट करेगा। ये आपको क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला, वो है ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जब 5 मिलीमोलार का होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये 1 मिलीमोलार पे ही क्या होते हैं, सैचुरेट होते हैं। तो हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3 क्या करें, अपने Vmax में ऑलरेडी, मतलब अपना मैक्सिमम कैपेसिटी वो ऑलरेडी दे रहे हैं। तो अभी वो क्या करेंगे, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसी वक्त हेक्सोकाइनेज 4 क्या होगा, इंक्रीज। जैसे आपको कहा कि जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतना ही हेक्सोकाइनेज 4 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज 4 इंक्रीज विद ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। आपको सीधी सीधी लाइन आ सकती है, लाइन जैसे उठाई है मैंने, हेक्सोकाइनेज 4 इंक्रीज विद ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, इट रेगुलेट्स एट लो एटीपी हाई एएमपी ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। ये रेगुलेट कब होता है, जब लो एटीपी होती है, हाई एएमपी होती है कब, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तब। तो आपको ये एक चीज़ है डिफरेंस जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, वो क्या है, हेक्सोकाइनेज 4 के बारे में। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल टिश्यूज, मतलब हमारे सारे टिश्यूज में हेक्सोकाइनेज 1, 2, 3 होता है, लेकिन सिर्फ लीवर में ही क्या होता है, ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है। ये कैटालाइज सारे शुगर्स को करते हैं। इनका केएम क्या है, कम में हाई एफिनिटी है, यानी कि ग्लूकोज के कम कॉन्सेंट्रेशन में भी ये क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को बाइंड कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते, उसे अंदर लाके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन ग्लूकोकाइनेज के पास हाई केएम है, यानी कि लो एफिनिटी है। तो जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जब तक ज़्यादा नहीं होता है तब हेक्सोकाइनेज 4 तब तक एक्टिवेट नहीं होता है। कम ग्लूकोज इसे एक्टिवेट क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज का क्या है, हाई केएम है, यानी कि लो एफिनिटी है। ये यूटिलाइज ग्लूकोज ओनली एट द हाई कॉन्सेंट्रेशन। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसे क्या कर सकता है, इनहिबिट नहीं कर सकता। इसे इनहिबिट कौन करता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आपको ये CSIR के सेक्शन कह सकते हैं सेक्शन 4 में ये आपको एक लाइन ऐसे आ सकती है कि ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट कौन करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसका आंसर आएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंजाइम है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है ना, ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। आपको पता होगा एलोस्टेरिक एंजाइम जिसके इनहिबिटर्स होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इसके एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करके इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, या फिर उसे एलोस्टेरिक एंजाइम को जाके बाइंड करके इसे इनहिबिट कर देते हैं। तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। पहले हम समझते हैं कि ये करता क्या है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस ATP इनके क्या करता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कन्वर्जन करता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में और ADP में, यानी कि ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का। तो ये कब होगा, यानी कि ये रिएक्शन कब होगी, जब AMP होगा, यानी कि ATP हमें बनाने की जरूरत है, ADP होगा या फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट होगा। तो ये तीन चीजें क्या करवाते हैं, फॉस्फोराइलेशन को एक्टिवेट करवाते हैं। और जब ATP का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादा ATP भी क्या है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा ATP होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारी बॉडी के रेगुलेशन में इफेक्ट होगा, क्योंकि एंजाइम्स को और हमारे प्रोटीन्स को एक क्या कह सकते हैं, हीट की, मतलब एक हीट अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा हीट वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है साइट्रेट।
तो साइट्रेट क्या करता है कि साइट्रेट एक सिग्नल देता है कि भाई हम और कहीं से भी क्या कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्लूकोज की ज़रूरत अभी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं, इस फॉस्फोराइलेशन को रोकते हैं। कौन? एटीपी और साइट्रेट। और एक्टिवेट कौन करवाता है? एएमपी, एडीपी एंड फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। ये क्या करवाते हैं? फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। ठीक है, यही मैंने लाइंस में लिखा है। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड फास्टर देन कंजम्पशन। ये क्या करेगा? फास्टर मतलब प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है लेकिन कंज्यूम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लिया हो, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की है, तो आपको हीट का, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो चुका है, वो क्या हो रहा है? कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा? हीट के इसमें वो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी से निकल जाएगा। तो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड फास्टर देन कंजम्पशन। ये क्या करेगा? फॉस्फोग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट करेगा। जब एटीपी इज कंज्यूम्ड मोर, यानी कि बहुत ज़्यादा एटीपी कंज्यूम हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जितनी ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होगी उतना ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगा, एएमपी एडीपी एक्यूमुलेट होगा। वो क्या करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करेंगे और कंटिन्यू ग्लाइकोलाइसिस करवाएंगे। साइट्रेट क्या करता है? सिग्नल देता है कि सेल इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, यानी कि साइट्रेट बोलता है कि तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं और से एनर्जी मिल रही है, तो तू क्या कर, अभी तू शांत रह जा। इसकी वजह से क्या होता है? ये जो है इसे वो इनहिबिट करता है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन इनहिबिट करता है और कैसे इनहिबिट करता है और क्यों करता है, रीजन क्या है, क्योंकि एटीपी का रीजन अलग है, साइट्रेट का रीजन अलग है। उसके बाद आता है हमारा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में कैसे होता है, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन में कैसे होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये उल्टा जा रहा है। तो इसे एक्टिवेट कौन करता है? फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेटेज 1। और इसे ऑब्वियसली इनहिबिट कौन करेगा? एएमपी करेगा, क्योंकि एएमपी क्या बोल रहा है? अरे पहले से ही हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो ग्लूकोज क्यों स्टोर करके रख रहा है? हमें ग्लूकोज को स्टोर नहीं करना है, हमें क्या करना है? ग्लाइकोलाइसिस करवाना है। हमें क्या करना है? कह सकते हैं कि अभी एनर्जी की ज़रूरत है, हमें एटीपी का फॉर्मेशन करवाना है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, यानी एटीपी हमें देनी पड़ती है बॉडी को। ये एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता है, एटीपी कंज्यूम करता है। तो एएमपी क्या करता है? इसके अगेंस्ट जाता है और इसे इनहिबिट करता है। फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेटेज क्या करता है? इसे एक्टिवेट करता है। तो मैंने इसे डायग्राम में आपको लिखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंसुलिन क्या करवाता है? ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करता है। आपको पता होगा जब आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करवाता है? उस ग्लूकोज को सेल के अंदर लाता है। सेल के अंदर तो लेके आया है, तो सेल के अंदर आने के बाद ये क्या करेगा? फॉस्फोग्लूकोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, और फिर फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेटेज को ये कब होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस से होता है। और इसे इनहिबिट कौन करता है? इंसुलिन करता है, क्योंकि इंसुलिन क्या बोल रहा है? भैया पहले से ही ब्लड में ग्लूकोज इतना ज़्यादा है, उसी को हमें कंज्यूम करना है, तो वापस कहाँ बढ़ा है? ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इंसुलिन क्या करवाता है? ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो एसिटिल कोए से एक्टिवेट करता है, क्योंकि एसिटिल कोए है मतलब क्या है? आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज है, तो ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट करता है। एटीपी है मतलब एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, एटीपी की ज़रूरत नहीं है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट करेगा। एडीपी एएमपी क्या है? एनर्जी डिफिशिएंट है, इन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएंगे? ग्लाइकोलाइसिस के पास जाएंगे। साइट्रेट क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस के पास जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी हमारी क्या करे? कहीं और से एनर्जी प्रोड्यूस करिए, ग्लाइकोलाइसिस की ज़रूरत नहीं है। ज़ाइल्यूलोज क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है। और H+ जैसे आपको आके H+ है मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा और ग्लाइकोलाइसिस को डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि इससे और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट क्या करवाता है? तो ये क्या करता है? जब ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो जाए तो ये क्या होता है? एज अ बाय प्रोडक्ट एक अलग रिएक्शन में, एक अलग पाथवे में फॉर्म होता है, और ये क्या करता है? फॉस्फोप्रोटीन 2A को एक्टिवेट करता है। ये आपको पूछा जा सकता है, गेट में पूछा जा सकता है, गेट में पूछा जा चुका है। इट राइजेस एज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि जो हमारा पहला हेक्सोकाइनेज का रिएक्शन है वहाँ पे ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है फॉस्फोग्लूकोकाइनेज 2 को और इनहिबिट करता है क्या कह सकते हैं? फॉस्फो बाइफॉस्फेटेज को ये क्या करता है?
इनहिबिट करवाता है। तो इसे किसे एक्टिवेट करेगा, ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करेगा, और किसे इनहिबिट करेगा, ग्लूकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। उसके बाद हमारा लास्ट एंजाइम आता है पायरुवेट काइनेसिस। तो पायरुवेट काइनेसिस कब इनहिबिट होंगे, जब एटीपी ज़्यादा होगा। एटीपी ऑब्वियसली ज़्यादा है तो उसका क्या हम कह सकते हैं कि एटीपी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा है, ग्लाइकोलाइसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पायरुवेट काइनेस एक्टिवेट नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म नहीं होगा। एटीपी, एसिटिल कोएल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये सब क्या है, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास एनर्जी है, अब हमें ग्लाइकोलाइसिस करने की ज़रूरत नहीं है, उस ग्लूकोज को स्टोर करो, ठीक है, उसे स्टोर करके रख लो, अभी इसी वक्त हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, पायरुवेट काइनेस को इनहिबिट कर रहे हैं, और उसे एक्टिवेट कौन कर रहा है, एएमपी बोल रहा है कि भाई नहीं, ब्लड में ग्लूकोज नहीं, ब्लड में एटीपी नहीं है, एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत है, तू कहाँ रोक रहा है, तू स्टार्ट हो जा, तू एटीपी तैयार कर, हमें ज़रूरत है। और फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट क्या करता है, वापस इसे एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कब एक्टिवेट होता है, जब ऑलरेडी क्या हो, एएमपी हो, एडीपी हो, साइट्रेट ना हो। तो ये क्या करता है, भाई मैं भी एक्टिवेटेड हो चुका हूँ, तू भी हो जा, ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। इस पायरुवेट काइनेस की भी क्या है, 3 आइसो एंजाइम्स है। उसमें से जो लीवर का आइसोएंजाइम उसे हम एल फॉर्म बोलते हैं, और जो मसल का आइसो फॉर्म है वो कहाँ पे मिलता है, ज़्यादातर मसल, जो एम फॉर्म है वो या तो मसल में मिलता है या ब्रेन में मिलता है, ठीक है। तो जो फीटल इरिथ्रोसाइट है, यानी कि जो फीटल का जो आरबीसीज है, उनमें क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ग्लूकोज का एक बार फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्जन हो जाए तो हम कहते हैं कि अभी कंफर्म ग्लाइकोलाइसिस होगा ही। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट्स तैयार होते हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म कर रहा है वो अंत तक मतलब एटीपी प्रोड्यूस करेगा, वो किसी और रिएक्शन में भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेल कंडीशंस। तो क्योंकि फीटल इरिथ्रोसाइट्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, तो इसकी वजह से पायरुवेट काइनेस की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पायरुवेट काइनेस उसे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सब तैयार ही नहीं हो रहे, तो इसे क्या करना पड़ेगा, पायरुवेट काइनेस को एक्टिवेट होना ही पड़ेगा, ठीक है। पायरुवेट काइनेस लो ग्लूकोज कंडीशन में क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं बाय कोवैलेंट फॉस्फोराइलेशन। ये आपको पूछा जा सकता है कि जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो तो कोवैलेंट फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, कोवैलेंट फॉस्फोराइलेशन से उसका इनहिबिशन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ इसी एंजाइम के लिए होता है, बाकी के काइनेसिस के लिए नहीं होता है। कोवैलेंट फॉस्फोराइलेशन आपको नहीं भूलना है। फॉस्फोराइलेशन आपको सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा, इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड होता है, तो वही यहाँ पे भी वही इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम थोड़े से क्या करते हैं, PYQs देखते हैं, ठीक है। विच एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इरिवर्सिबली इनहिबिटेड बाय ATP एंड साइट्रेट एंड एक्टिवेटेड बाय AMP एंड फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। इसका आंसर क्या आएगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है। इन लीवर सेल्स हाई लेवल्स ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट विल रिजल्ट इन हाई लेवल्स ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। ये क्या करवाता है, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 करवाता है। Which of the following is not a regulatory enzyme of glycolysis, ठीक है। इसका आंसर आएगा एल्डोलेज। ये आपको आई थिंक सेट में आया था, MP सेट में भी आया था और MST सेट में भी आया था कि which of the following is not a regulatory enzyme of glycolysis। तो इसका आंसर आ जाएगा एल्डोज। ये आपको गेट में भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ATP act as a allosteric inhibitor of phosphofructokinase because it क्या होगा, binds to regulatory site distinct from the catalytic site। हम कहा था कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है जिसके पास एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे इनहिबिटर एक्टिवेटर बाइंड हो सकता है, और ये क्या होता है, रेगुलेटरी साइट को डिस्टिंक्ट फ्रॉम कैटालिटिक साइट को ये बाइंड करवाता है। तो अब हम देखेंगे कि विच मेटाबोलाइट लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन विद ग्लूकोजेनेसिस रेगुलेशन। तो इसका आंसर आता है फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट, क्योंकि ये ज़्यादा कब होता है, ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लूकोनेजेनेसिस में क्या होता है, कम होता है। इन मसल सेल्स पायरुवेट काइनेज इज एक्टिवेटेड बाय फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो आपको ये नहीं भूलना है, क्योंकि ये बाकी के जो चीज़ें ये क्या करते हैं, पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करते हैं। Which statement about hexokinase versus glucokinase regulation is correct? Hexokinase यानी कि 1, 2, 3 और glucokinase मतलब hexokinase 4। तो आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो।
तो हेक्सोकाइनेज के पास क्या हाई KM लो एफिनिटी है फॉर ग्लूकोज, नहीं। ग्लूकोकाइनेज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, नहीं। हेक्सोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर यहाँ पे फ्रुक्टोज होता तो ये भी आंसर सही होता। तो ड्यूरिंग फास्टिंग ग्लाइकोलाइसिस इन लिवर इज इनहिबिटेड मेनली ड्यू टू, फास्ट कर रहे हैं मतलब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज फ्रुक्टोज टू 6 बाइफॉस्फेट, क्योंकि लीवर में क्या करता है, फ्रुक्टोज टू 6 बाइफॉस्फेट इसका एक्टिवेशन करवाता है। डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। विच हार्मोन डिक्रीजेज ग्लाइकोलाइसिस इन लीवर बाय अफेक्टिंग एंजाइम फॉस्फोराइलेशन, विच हार्मोन डिक्रीजेज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को डिक्रीज कर रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्लूकागॉन आएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ग्लाइकोलाइसिस हैज 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स, 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स क्यों है, तो इसके पास क्या है, दे हैव वेरी हाई नेगेटिव डेल्टा G वैल्यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको उसको ज़रूर कोशिश करूंगी बताने की। और अगले वीडियो में हम इन एंजाइम्स का, कि जो हेक्सोकाइनेज है, फॉस्फोरुक्टोकाइनेज है, और जितने भी एंजाइम्स है इस ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो भी बायोकेमिस्ट्री का आता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।